नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और आज का मुद्दा है कार्यकर्ता है भगवान, मंत्री करे उनका सम्मान। जी हां, अब चुनावी वर्ष है और कार्यकर्ताओं की पूछ परख होना भी लाजमी है। ऐसे में कांग्रेस और अगर भाजपाई रासुका के खिलाफ धरना दे रहे हैं तो मुझे लगता है ये केंद्र सरकार के खिलाफ उनका धरना है, क्योंकि रासुका का कानून केंद्र सरकार का कानून है। और छत्तीसगढ़ में जहां तक लगाने की बात है, अभी तो केवल आदेश में रिन्यूअल हुआ है, कहीं लगाने की बात तो अभी तक कहीं सरकार की ओर से कहीं निर्देश भी जारी नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप भयाक्रांत क्यों हैं? मतलब डॉक्टर रमन सिंह जी कितना झूठ बोलेंगे? सत्ता हाथ से जाने के बाद कोई व्यक्ति मानसिक रूप से इतना ज्यादा विचलित हो जाएगा, इसका कोई उदाहरण है इस देश दुनिया के सामने तो डॉक्टर रमन सिंह जी। आप स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए जो अधिसूचना जारी करते हैं, बेशर्मी पूर्वक जब दूसरी सरकार वैसी अधिसूचना कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर के लिए जारी करती है, जो परिपाटी है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, तो आप उसमें मीन मेक निकालते हैं। मतलब आप सत्ता प्राप्त करने के लिए इतने निचले स्तर पर गिर जाएंगे। नारायणपुर की घटना धर्मांतरण का विषय छत्तीसगढ़ का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन गया। वनांचल क्षेत्र में जिस प्रकार से बड़ी तादाद के अंदर धर्मांतरण हो रहा है, और धर्मांतरण को रोकने की जगह जनप्रतिनिधियों को दबाना, समाज के प्रमुख लोगों को दबाना, और यही नहीं, वहां के मीडिया के लोगों ने जिस चीज को उजागर किया, उसके बाद में उनके खिलाफ में राजपूत का जैसी चीज को लेकर के आना, इस बात को इंगित करता है कि सरकार कहीं न कहीं घबराई हुई है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज का मुद्दा है एनएसए पे तकरार। जी हां, एनएसए को लेकर कभी हां और कभी ना जैसी स्थितियां रही हैं, क्योंकि एनएसए ऐसा कानून है जिसको पिछली सरकार ने भी लागू किया और इस सरकार भी लागू कर रही है, लेकिन अब परिस्थितियां राजनीतिक चश्मे से देखी जा रही है और इसी वजह से राजनीतिक तकरार मची हुई है। भाजपा आज इस पे धरने पर है, सड़कों पे उतरी हुई है भाजपा। लेकिन क्या है इस कानून के मायने और इस कानून को क्यों लागू किया गया, इस पर आज हम चर्चा केंद्रित करते हुए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनको जोड़े हुए हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा का प्रतिनिधित्व करने के लिए अशोक बजाज जी, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ हैं रवि गौलानी जी, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईवी मुरली जी। तो तीनों मेहमानों का हम बहुत स्वागत करते हैं और इस चर्चा को शुरू करते हैं, क्योंकि धर्मांतरण से उठा हुआ विवाद अब एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर केंद्रित हो गया है और बहस इस बात पर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ में क्या जरूरी है, क्या इसे कोई राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए लाना पड़ा है, या फिर ये एक सामान्य प्रक्रिया है लेकिन इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। सबसे पहले इस मामले में रुख करते हैं कांग्रेस की ओर से, क्योंकि कांग्रेस आज इसमें जवाबी जो है मोड में दिखाई दी, जवाबी हमला उसने किया और एनएसए को लागू करने के पीछे के अपने तर्क बताए। रवि जी हमारे साथ है। रवि जी, हम देख रहे हैं कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने की, कानून की औचित्य पर सवाल उठाया, धरने पर भी है, लेकिन कांग्रेस क्यों इसमें इस बात पर जोर दे रही है कि इस कानून को लागू होना ही चाहिए? देखिए मोहन जी, आज अगर हमारे प्रदेश में कोई कानून लागू हो रहा है
तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है। 15 साल उन्होंने भी शासन किया, 15 साल उन्होंने भी प्रयास किया कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बनी रहे। और जहां तक एनएसए की बात हो रही है तो हमारे पास रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड आपके पास भी होगा कि पिछले 15 वर्षों में, और अगर खासकर बात कही जाए आखिरी 5 वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी के रहे, तो उसमें 9 बार उन्होंने यह नोटिफिकेशन जारी किया और एनएसए, जिसे हम रासुका भी कहते हैं, वो लागू किया। अगर वही उस प्रकार का कानून अभी अगर हमारी सरकार लागू कर रही है, अगर उसे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता और दंगे और इस तरह की चीजें बढ़ सकती हैं, उसको कंट्रोल पहले से ही रखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है? क्या वो देश की सुरक्षा से बाहर की बात कर रहे हैं? क्या उन्हें छत्तीसगढ़ में सुरक्षा से कोई तकलीफ है? क्या उन्हें यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिनका उनसे ताल्लुकात है, वो उससे जुड़े हुए हैं? तो मुझे तो इतना ही कहना है कि अगर सुरक्षा की बात हो रही है, हमारे प्रदेश को एक जो एंटी सोशल एलिमेंट है उन्हें काबू में रखने की बात हो रही है, तो इसका तो भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करना चाहिए और उन्हें तो ये हमारा सपोर्ट करना चाहिए कि सुरक्षा के मामले में हम जो है सरकार के साथ खड़े हैं। किसी भी प्रकार के सुरक्षा पर अगर आंच आएगी तो सारे पार्टियां मिल करके उसका सामना करेंगी, लेकिन वो तो राजनीति कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उन्होंने अपने नोटिफिकेशन जारी किए हैं आज उसी के अगेंस्ट वो बात कर रहे हैं। तो मुझे तो बड़ा दर्द हो रहा है उनकी बातें सुन करके कि सुरक्षा जैसी चीज के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। बिल्कुल, बीजेपी का क्या कहना है ये हम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं अशोक बजाज जी वो और स्पष्ट करेंगे, क्योंकि उंगलियां बीजेपी की ओर भी उठ रही हैं कि रासुका उनके समय भी था, लेकिन उस समय आप लोग की परिस्थितियां दूसरी थी, लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं उसमें आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वजह क्या है, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं बजाज जी? देखिए तिवारी जी, छत्तीसगढ़ सरकार की नीयत पर हमें संदेह हो रहा है। आज जब धर्मांतरण के खिलाफ हिंदू समाज, धर्मांतरण के खिलाफ आदिवासी वनांचल के लोग जब उठ खड़े हुए हैं और वो आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं, ऐसे समय में इन्होंने रासुका की बात की। अभी तक ये रासुका का विरोध करते रहे, लेकिन जब हिंदू जागृत हुआ तब ये रासुका लगाने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस की नीयत जो है पूरी तरह से संदेहास्पद है और ये चाहती है कि धर्मांतरण तेजी से हो। और आज पिछले 4 वर्षों में जितने धर्मांतरण हुए है ना, वो धर्मांतरण जो हुए हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इनको कौन प्रवाह दे रहा है? कौन इसको गति दे रहा है? कहां से उनको ऊर्जा मिल रही है? इनको दिल्ली से ऊर्जा मिलती है, दिल्ली से निर्देश आता है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई मत हो। और जब जनता स्वयं बगावत के लिए आज खड़ी हो गई तो ये रासुका की बात करने लगे। अरे अन्य कानून भी है कांग्रेस केंद्र सरकार के, कांग्रेस सरकार लगाती क्यों नहीं? ये सीबीआई से क्यों घबराती? सीबीआई पे आपने मनाही की, तो चलिए आप रासुका पर तैयार हो गए, सीबीआई पर भी और भी अन्य कानून है उस पर भी तैयार होइए, प्रधानमंत्री आवास योजना पर तैयार होइए, इन आदिवासी लोगों का मकान पक्का बन जाए उसके लिए तैयार हो जाइए। लेकिन नहीं, केवल लोगों को भयभीत करना है अपने खिलाफ, माने धर्मांतरण के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उसको कांग्रेस समझ रही है कि हमारे खिलाफ आंदोलन है और उसको दबाने के लिए ये रासुका की बात में आ गए। कलेक्टरों को जिस ढंग से खुला फ्री हैंड दे के अधिकार दिए देने की बात हो रही है, ये वास्तव में कांग्रेस की नीयत पर संदेह उत्पन्न करता है। आज आपने इस टाइम को क्यों चुना? आपकी टाइमिंग पर हमें संदेह है। बिल्कुल, तो टाइमिंग पर संदेह है, शायद इसीलिए तकरार हमें देखने को मिल रही है। बीजेपी का प्रदर्शन जारी है और कांग्रेस के अपने तर्क हैं, लेकिन क्या हो सकता है इस कानून के जरिए? क्या ऐसे कानून को लेकर मजबूरी थी? जान लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ईवी मुरली जी हैं, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, वो सारी परिस्थितियों को समझ रहे हैं, पिछले सरकार में भी क्यों इसकी जरूरत पड़ी थी वो भी जानते हैं। ईवी मुरली जी, दोनों पार्टियों के तर्कों को आपने सुना, क्या लगता है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया का अंग है या फिर इसकी एक जरूरत थी इसलिए ये कानून को लाया गया? आपका क्या सोचना है? मोहन जी, एनएसए रासुका जो है प्रिवेंटिव एक्ट है। एक प्रिवेंटिव एक्ट लाने के लिए कोई भी सरकार को किसी तरह का विशेष परिस्थिति की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर इस तरह की कोई परिस्थिति निर्मित होती है तो उसका एक लीगल प्रोसीजर होता है जिसके तहत ये लीगल नोटिफिकेशन जारी करके इसको लाया गया है।
लेकिन छत्तीसगढ़ में इस वक्त ऐसी क्या स्थिति है, ये सोचने वाला विषय है। जो धर्मांतरण का मामला जो नारायणपुर और अन्य जो आदिवासी इलाकों में चल रहा है, वो काफी तेजी से आगे बढ़ा है। उसमें सरकार को किसी भी तरह से उस पर रोक लगाने की सख्त जरूरत है। जिस तरह का वायलेंस बढ़ रहा है, उस पर रोक लगाने की सख्त जरूरत है। तो शायद इस वजह से, और चूंकि चुनावी साल है, इसलिए शायद छत्तीसगढ़ की सरकार ये सोचा होगा कि रासुका का जैसे प्रिवेंटिव सेक्शन को यहाँ पे इनैक्ट करके, नोटिफिकेशन जारी करके, शायद जो आने वाले समय में जिस तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बिगड़ सकती है, उस पर एक तरह से कंट्रोल करने के लिए शायद इन्होंने इस तरह का लीगल नोटिफिकेशन जारी किया होगा। लेकिन जो एनएसए है, ये पहली बार नहीं है, पहले भी लग चुका है और काफी समय से लग रहा है। ये अगर आप देखने जाएंगे कि ब्रिटिश जमाने से इस तरह का रौलत एक्ट हुआ करता था, उसी का एक तरह का मॉडिफिकेशन है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में लेके आया था। वो 1960 तक रहा शायद। उसके बाद जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो मॉडर्न समय में जो जिसको आप देख रहे हैं, उसका एक बदला हुआ स्वरूप है। कई समय पे कई स्टेट्स ने कई जगहों पर इसको लागू किया है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग समय में, अलग अलग जरूरतों के लिए लागू किया है। इस वक्त छत्तीसगढ़ में भी इसको लीगली नोटिफाइड किया गया है। मुझे लगता है कि कानून को दुरुस्त रखने के लिए एक प्रिवेंटिव सेक्शन है, उसके लिए बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, उसका बड़े सोच समझकर ही आपको करना है। किसी तरह से इसका मिसयूज करने से, सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, तो इसका मिसयूज नहीं करना होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर के रूप में सरकार इसको यूज करती है। शायद भारतीय जनता पार्टी इस बात से भी घबराई हुई। तो बीजेपी के पास तो अपने तर्क हैं, लेकिन ईवी मुरली जी बता रहे हैं कि ये कानून कुछ ऐसा कानून है कि इसे सामने रखकर कई चीजों के बचाव के लिए इस्तेमाल पहले भी सरकारें करती आई। लेकिन कांग्रेस पर ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कांग्रेस से कि ऐसे समय में जब धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा विरोध हमें देखने को मिला आदिवासी समाज के द्वारा, अब क्योंकि समाज को एकत्र किया किसी ने, उनके ऊपर इस तरीके के कानून को लगाकर रोकने की कोशिश हो सकती है, इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। तो कांग्रेस बताएगी कि ये इस तरीके की जो आशंकाएं हैं उसका क्या जवाब है? आखिर ये परिस्थितियां बनेगी, कई लोग विरोध करेंगे, समाज अगर विरोध करने आएगा तो क्या कानून के दायरे में आ जाएगा वो? देखिए मोहन जी, आपने बहुत अच्छी बात और अच्छा प्रश्न उठाया है आदिवासी समाज की। मुझे एक बात बताइए, आदिवासी समाज का विरोध कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी ने तो एक बार भी नहीं कहा। यह बात जो है भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग कह रहे हैं। हम तो वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। बात आई कि नीयत की, कि नीयत कांग्रेस की जो है खराब है। मैं पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी ने यह रासुका का कानून जब छत्तीसगढ़ में लागू किया, जिसके 9 बार नोटिफिकेशन जारी हुए, तो क्या उनकी नीयत थी वो थोड़ा उसके बारे में भी स्पष्टीकरण दे दें? जब उन्होंने हर तिमाही में नोटिफिकेशन को रिन्यू किया, खासकर 2015 से 17 के बीच में, तो किस नीयत से वो नोटिफिकेशन को रिन्यू किया? क्या उन्हें लगा कि क्या प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर उस समय ऐसा क्या हो गया था कि जो रासुका की बात आ गई? उस समय तो कोई ऐसी स्थिति मुझे ध्यान नहीं आ रही है कि थी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें अगर कुछ ऐसे इनपुट, कुछ ऐसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई होगी तो शायद वो किए होंगे। लेकिन उसके बारे में अभी तक के भारतीय जनता पार्टी खुल करके कुछ नहीं कह रही है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि इन्हें दिल्ली से निर्देश है। मुझे ये बताया जाए, मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों से पूछना चाहता हूं, 98% से ज्यादा चर्च उनके कार्यकाल में बने, उसके बारे में उनका क्या कहना है? दूसरा, क्या धर्मांतरण सिर्फ छत्तीसगढ़ में हो रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो इस बात के लिए केंद्र को फटकारा कि इसके ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर आप सोचें और कुछ कानून लाएं, तो क्या वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में था? देखिए, इंडियन पेनल कोड जो है वो पूरे देश में लागू होता है, लेकिन पुलिस जो है वो हर राज्य की अपनी होती है, वो फैसला लेते हैं। लेकिन इंडियन पेनल कोड पूरे इंडिया में कॉमन है। तो इसी तरह से अगर धर्मांतरण पर अगर बात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है
तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को सच्ची नीयत से इसके ऊपर कानून लाना चाहिए, क्योंकि यह एक राज्य का विषय नहीं है, यह पूरे देश में अगर इस तरह की बातें आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी को हर जगह के डाटा मंगाने चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन अगर कोई एक पार्टी अगर राष्ट्रीय सुरक्षा ला रही है, एनएसए को एप्लीकेबल कर रही है, तो रादर देन कि आप उसके क्रिटिसाइज करें, उसको बोले कि ये गलत है, आप उसके संदर्भ को समझिए कि नारायणपुर जो जगह है वो कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि नक्सलाइट एरिया रहा है और वहां पर एंटी सोशल एलिमेंट अगर जाग रहे हैं तो एंटी सोशल एलिमेंट के खिलाफ बातें हो रही है, ना कि आदिवासी समाज के खिलाफ हो रही है, ना कि हिंदू समाज के खिलाफ हो रही है, ना ही किसी अन्य समाज के खिलाफ की बातें हो रही है। यह रासुका सिर्फ एंटी सोशल और जो गलत नीयत से काम कर रहे हैं उनके खिलाफ के लिए ये प्रिवेंटिव कानून, जैसा कि मुरली जी भी कह रहे थे कि ये प्रिवेंटिव कानून अभी लाया गया है नोटिफिकेशन द्वारा, अभी तक के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई एक्ट नहीं कोई लागू हुआ है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को डर इसलिए भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में जब रासुका लाया गया तो जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि 120 में से 90 से ज्यादा मामले ऐसे निकले जहां पर एनएसए का गलत प्रयोग हुआ था, तो शायद उन्हें यह डर है कि चूंकि उन्होंने वहां पर उसका गलत इस्तेमाल किया था तो यहां भी कांग्रेस पार्टी वैसा ही सोचेगी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की ऐसी न कोई नीयत है, न करेंगे। बजाज जी, ये बात कई तर्कों से कांग्रेस कह रही है बार बार कि इसमें कोई गलत नहीं होगा, किसी तरीके का कोई ये सामान्य प्रक्रिया का अंग है, किसी को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन कानून तो लाया गया है। कानून के सख्तियां आप भी जानते हैं कि रासुका में 3 महीने तक तो जमानत ही नहीं है और चुनाव के समय लाया गया तो चुनाव पूरा निकल जाएगा। यही सब आशंकाएं हैं कि आप लोगों को क्या देखते हैं? वैसे मार्च तक ही है केवल कानून का नोटिफिकेशन। जी देखिए तिवारी जी, कांग्रेस की नीयत पर इसलिए संदेह है कि अभी जो नारायणपुर में घटना हुई उसमें जो लोग पकड़े गए, जनप्रतिनिधियों को, पंचायत प्रतिनिधियों को पुलिस ने निशाना बनाया, उनको गिरफ्तारी की, हमारे पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी की। अब इनको लगता है कि वर्तमान धाराओं में इनको ज्यादा सजा नहीं मिल सकती, इसलिए रासुका लाकर इनको धसाया जाए, इनको फंसाया जाए, इस प्रकार की नीयत है। जहां तक हमारे ग्वालानी जी बोल रहे हैं, बहुत ही कोमल भाव से उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में चर्च ज्यादा बने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बार बार 4 सालों में कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा कोई चर्च से विरोध नहीं है, कोई धर्म से विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव पर चलने वाली पार्टी है। आप चर्च बनाइए, गिरजाघर बनाइए, पूजा करिए, अपनी पूजा पद्धति को अपनाइए, अपनी संस्कृति को अपनाइए। भारतीय जनता पार्टी कोई इसे लेना देना नहीं है। लेकिन लोगों की गरीबी, लाचारी, बीमारी और अशिक्षा का लाभ उठाकर आप धर्मांतरण करा रहे हैं, सरकार का उसमें संरक्षण न हो, सरकार संरक्षण न दे और जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों का विरोध कर रहे हैं उन पर रासुका का भय न डाला जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत है। अब आप देख लीजिए जिस टाइमिंग का इन्होंने उपयोग किया है, इससे क्या लगता नहीं कि ये धर्मांतरण के विरोधियों को निशाना बनाएंगे, लोग धर्मांतरण के विरोधियों को के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, रासुका में बंद करेंगे। खैर भारतीय जनता पार्टी घबराने वाली नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भोले भाले जो आदिवासी है, जो आदिवासी अंचल के जो जनप्रतिनिधि है, उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई ना हो, बदनीति ना हो। ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत। रवि जी, आशंका जो है ये इसका क्या जवाब है? आप लोग जरूर कह रहे हैं पर ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जिन पर कार्रवाई होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो आशंका में आशंका किए जा रही है, लेकिन वो ग्राउंड में जाकर के देख नहीं रही है। जहां दोनों तरफ के लोग हैं वो दोनों आदिवासी हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि एक वर्ग आदिवासी है, दूसरा वर्ग आदिवासी नहीं है? बात आशंकाओं की नहीं है, बात आदिवासी समाज की नहीं है, बात एंटी सोशल एलिमेंट्स की है जो गलत नीयत से काम कर रहे हैं। और वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई गलत नीयत से काम कर रहा है, कोई दंगा भड़काने का काम कर रहा है,
कोई किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, तो मैं मोहन जी आपके इस प्रतिष्ठित चैनल से के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या उन्हें कंट्रोल नहीं करना चाहिए? क्या ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लगानी चाहिए? क्या लोगों को प्रावधान है, दूसरे भी प्रावधान है। मैं वही कह रहा हूं कि अगर इंटेलिजेंस की कुछ ऐसे इनपुट्स आए हैं कि कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के लोग एंटी सोशल चीजों को बढ़ाना देना चाह रहे होंगे, तो राज्य सरकार ने एक प्रिवेंटिव एक्शन लिया है और उसको स्वागत करना चाहिए। और दूसरी बात मैं एक कहना चाहूंगा, जो हमारे बजाज साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि गरीबी, लाचारी, शिक्षा, इस पर बात होनी चाहिए। मैं स्वागत करता हूं कि अगर इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी करेगी तो निश्चित हमें जवाब देने में भी अच्छा लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि 300 से ज्यादा जो बस्तर क्षेत्र में स्कूल बंद हो गए थे, उसे कांग्रेस पार्टी ने वापस चालू किया। इस तरह की कई बातें हैं। अगर वहां पे आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को देखेंगे तो उसको बढ़ाने का काम भी हमने किया है। मुरली जी, ऐसी स्थितियों में जब बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, इस कानून को वापस लेने की मांग कर रही है, विकल्प क्या बचते हैं? क्योंकि इस मसले पर अब सियासत जिस ढंग से गर्म हो गई है, उस समय कांग्रेस के पास क्या विकल्प है और बीजेपी के पास भी क्या कोई रास्ता है कि इस कानून को वापस लेने के लिए, सरकार को मजबूर करने के लिए? क्या सोचते हैं आप? मोहन जी, जब तक सियासत गर्म रहेगा तब तक इस तरह का घटनाएं होती रहेगी और इस तरह का चैनलों पर इस तरह की बातों पर डिबेट होगी। हम कन्वर्शन, धर्मांतरण पर डिबेट कर रहा है। अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ में हो या पूरे प्रदेश में, पूरे देश में धर्मांतरण का एक बहुत अहम मुद्दा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि एक लॉ मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट, उसको चाहिए कि इस पर एक कानून बनाया जाए। लेकिन हमारे यहाँ पे एक सेक्युलर सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो हमको करना है। यदि धर्मांतरण के मामले में भी हमारे यहाँ पे अगर किसी तरह का कोई नियम बनता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हर स्टेट गवर्नमेंट को, हर लॉ अबेडिंग सिटीजन्स को पालन करना जरूरी है। तो इस तरह का जो डिबेट है, जो जिस तरह से नारायणपुर में एक छोटा सा मसला जैसे भी हुआ होगा, उसको बड़ा चढ़ा के उसको एक तरह से कहना चाहिए कि ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया है। तो ये आदिवासियों का बीच का मसला है, इसमें राजनीति जितना घुसेगी उतना ही मामला बिगड़ते ही जाएगा। हमें चाहिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, मामले को ठंडा करने की जरूरत है। वहां पे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करना है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। आपस का जो इस तरह का विवाद है, ये चूंकि चुनावी साल है तो इस तरह का विवाद बढ़ते ही जाने की संभावना है। हमें जरूरत है इसको कम करने की, ताकि वहां पे शांति बनाए रखे और वहां का विकास का कार्य पूर्ण हो। सरकारों को चाहिए कि लोगों के लिए जो उन्होंने जो स्कीम्स बनाया है उसका पूरा उसका बेटर इंप्लीमेंटेशन हो, इसकी ओर ध्यान देना है। वहां पे आदिवासी जगह है, वहां पे नक्सल बाधित प्रदेश है। अगर इस तरह का वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगा तो स्थिति बदतर से बदतर हो जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा मौका मिलेगा नक्सलियों को, वो आदिवासी समुदाय में, समाज में वो पुनः प्रवेश करने का उत्साहत करेगा और जो मामला है और बद से बदतर होने की संभावना है। इसलिए चाहिए कि दोनों ही पार्टियों को संतुलित होकर इस मामले पर विचार विमर्श करना। बिल्कुल, तो विचार विमर्श और संतुलित होने की जरूरत है। लेकिन बजाज जी, आप लोग जब इस मामले पर हवा दे रहे हैं तो ये बात भी उठती है कि आप लोगों के समय में क्या ऐसी परिस्थितियां थी, आप लोग ने क्यों लागू किया? चलिए, धर्मांतरण तो अभी हो रहा है, उस समय आप लोग को क्या जरूरत पड़ गई थी, क्या कि 9 बार आप लोग ने लागू कर दिया? तिवारी जी, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता ग्वालानी जी बोल रहे हैं कि आदिवासी वर्सेस आदिवासी संघर्ष हुआ है, यहीं से तो नियत पर संदेह शुरू होता है। वो संघर्ष जो है आदिवासी वर्सेस धर्मांतरित लोगों का संघर्ष है। अब इतनी मात्रा में धर्मांतरण हो गया है कि उनकी संख्या, उनकी मजबूती इतनी बढ़ गई है कि वो अब मूल जो आदिवासी है या मूल जो हिंदू है उनको चुनौती दे रहे हैं। और उनके संस्कार अलग है, चाहे दाह संस्कार के नियम हो, चाहे जन्मोत्सव के संस्कार हो, ये सब अलग अलग पद्धति है सबकी। अब जब ये पुरानी पद्धति से करना चाहते हैं तो पुरानी पद्धति से तो धर्मांतरित लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये संघर्ष जो है धीरे धीरे आदिवासी वर्सेस धर्मांतरित लोगों का है। ये आदिवासी वर्सेस आदिवासी बनाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी संदेह।
बिल्कुल गौलानी जी, ये भी बात जायज है कि जब आप इस तरीके की परिस्थितियां बना देंगे जिसमें कि सरकार किसी एक पक्ष को समर्थन देते हुए दिखे, तो विपक्ष तो इसमें सवाल उठाएगा ही। और जब आप लोग कानून अगर कड़ा बना देंगे तो ये भी आशंका बनेगी कि कहीं ना कहीं इसका जो निशाना है ऐसे मुद्दे उठाने वाले बनेंगे। देखिए मोहन जी, मैं तो पहले ये कहना चाहूंगा कि जो आपने बजाज जी से प्रश्न किया उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। आपने उनसे ये पूछा कि आपके समय में ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि आपने रासुका लागू किया, तब तो ऐसे कोई दंगा और कोई चीज नहीं थी, तो उन्होंने डॉच करके उन्होंने अपनी दूसरी बात कही। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दोनों पक्षों को शांत रखने के लिए यह कानून लाया गया है और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को हमको पूरे प्रदेश में मेंटेन करना है। साफ नियत से यह कानून लाया गया है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म के खिलाफ कांग्रेस पार्टी नहीं है। सर्वधर्म का सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है और सर्वधर्म की रक्षा कांग्रेस पार्टी करेगी। हर धर्म के लोगों को आर्टिकल 25 से 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट टू फ्रीडम और राइट टू रिलीजन का देता है, हम उसका सम्मान करेंगे। उसके अंतर्गत सारे धर्मों की रक्षा करेंगे। इसलिए हमारे इस एनएसए जो हमने लागू किया है सिर्फ प्रिवेंटिव तौर पर, इसे किसी भी बदनीयत से ना देखा जाए। बिल्कुल बजाज जी, उस सवाल का भी जवाब दे देंगे कि आप लोग ने भी तो लागू किया था। ये बार बार बात आती है, मैंने भी पूछा, रवि जी भी पूछ रहे हैं। क्या लगता है, क्या परिस्थितियां थी उस समय? देखिए उस समय की परिस्थितियां तो मुझे याद नहीं, लेकिन जब तक कोई कानून लाएंगे उसके लिए आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा क्यों लाना चाहते हैं आप। आज छत्तीसगढ़ में अगर धर्मांतरण कारण स्थिति निर्मित हुए है, उसके लिए आप रासुका ला रहे हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि हिंदू धर्म के खिलाफ लोग जहर उगलते रहे। राम को लोगों ने दुष्ट कहा, राम को सांप्रदायिक कहा, तब उसके ऊपर रासुका नहीं लगी है। रासुका लगाने की उस समय नौबत क्यों नहीं आई? रवि जी, आज जब धर्मांतरण जब तेजी से बढ़ रहा है, आपके सवालों घेरे में जी। देखिए, प्रभु श्री राम को पूरा देश, पूरी दुनिया मानती है, उनको प्रणाम है। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और जहां तक बात है कि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 4 वर्षों में भूपेश बघेल जी की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, हर वर्ग का विकास कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है कि इस वर्ष चूंकि चुनावी वर्ष है तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है। वो कैसे आएंगे, किस तरह से सत्ता में आएंगे, वो बौखलाहट में कई प्रकार के फैसले ले रहे हैं। लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा है भूपेश बघेल जी की सरकार फिर से रिपीट होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी फिर से इस बार विपक्ष में बैठेगी। बिल्कुल। अब एक बार आखिरी जो कमेंट्स है वो ले लेते हैं ईवी मुरली जी से। मुरली जी, क्या लग रहा है कि बाकी मुद्दे हर बार की तरह पीछे छूट जाएंगे और धर्म का मुद्दा सामने आ जाएगा? क्योंकि कुछ भी मामला सामने आता है, हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्म पर ज्यादा बहस होती है, चाहे वो संस्कृति की बात हो, चाहे राम वन पथ गमन की बात हो, कई तरीके के मामलों में धर्म आगे आ जाता है। क्या इस मामले के बाद भी धर्म वाला मुद्दा एक बार फिर से गरमाता हुआ दिख रहा है? मोहन जी, धर्म का जो मामला है वो सबका निजी मामला है। वो किसी पार्टी विषय नहीं है और किसी तरह से वो पार्टी के लिए एक पॉलिटिकल डिबेट नहीं होना चाहिए। हर आदमी अपना धर्म को मानता है। भगवान श्री राम हो या कोई अन्य धर्म के किसी भी देवता हो, सब अपने अपने तरीके से मानते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो धर्म के प्रति उसको अपनी निजी सम्मान करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर चुनाव के समय में इस तरह का मुद्दे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हमेशा से ही कोई भी गवर्नमेंट क्या किया है, किसी भी सरकार ने अपने जो 5 साल का कार्यकाल में जिस तरह से काम किया है उस पर वो अपना वोट डालती है। 15 साल जो है भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सम्मान किया, उनको वोट दिए, इसलिए नहीं कि उन्होंने धर्म के बात किया है या कांग्रेस 2018 में कांग्रेस को लेके आए, इसलिए नहीं कि ये कोई भी चुनाव में धर्म कभी मुद्दा नहीं था। तो 2023 में भी धर्म कभी मुद्दा छत्तीसगढ़ में नहीं बन सकता। छत्तीसगढ़ में वही पार्टी जीतेगी जो यहाँ की जनता का सम्मान किया है, उनका जो एंटिसिपेशन है उसको पूरा किया है, देश इस प्रदेश को बढ़ावा दिया है, वही सरकार आगे भी आएगी। तो मुझे लगता नहीं कि धर्म कोई किसी तरह का कोई मुद्दा हो। बिल्कुल। तो धर्मांतरण के बाद अब एनएसए लागू होने को लेकर जरूर खींचतान मची हुई है, लेकिन ये मुद्दा
उन मुद्दों पर हावी शायद नहीं हो पाएगा जो कि जनता के जरूरतों से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए राजनीति अगर आगे खींचेगी लंबी तो विकास के मुद्दे पे होगी, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके की स्थितियां बने रहें। इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एनएसए हो या धर्मांतरण, इस मुद्दे पर आम लोगों की ऐसी राय होनी चाहिए जिससे कि कानून मजबूत हो और लोकतंत्र पर विश्वास हो। देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।